A very warm welcome to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS। और आज जो है इस वीडियो में हम लोग अगेन एक MCQ सेट 2 लेकर आ रहे हैं फॉर द EPFO सिलेक्शन सीरीज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो वील बी डायरेक्टली मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली एडवाइस आपके लिए ये है कि आपके पास जितना भी कंटेंट है, क्योंकि ईपीएफओ के एग्जाम का नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले आ गया था और आप लोग आप तब से लेके अभी तक पढ़े जा रहे हो और स्टिल इट इज़ डिफर्ड, है ना। तो आपके पास जितना भी कंटेंट है फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वेन एवर देर इज अ क्लास फॉर MCQ, so what best you can do is you refer all that content, revise it again and again, and then come back to these questions and solve these questions, okay, and participate collectively, मतलब अच्छे से participate कीजिएगा, ठीक है। So पहला सवाल जो है रनाडे सर के ऊपर है, MG रनाडे। इनका सवाल क्या है कि was one of the founder of प्रार्थना समाज, ओके, ही वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, मतलब जो प्रार्थना समाज में कुछ लोगों ने सेटअप किया था, तो उनमें से एक ये भी थे। एंड वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल, एंड फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887। सो ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। ही वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट्स वेरी करेक्ट। एंड ऑल्सो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में भी उनकी हिस्सेदारी थी उसको सेटअप करने की। अंडरस्टूड? सो दिस स्टेटमेंट इज समवेयर करेक्ट, ओके। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, The Indian National Social Conference met once in every 2 years, मतलब 2 सालों में एक बार बैठती है। और when the session of the INC were held, जब सेशन INC का हेल्ड होता है तो वो 2 साल में एक बार तो बैठती है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट कौन सा हमारा गलत है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है अगर देखा जाए। सो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी 1887 में सेटअप हो चुकी थी। INC में रनाडे सर की काफ़ी हिस्सेदारी थी क्योंकि ये जो MG रनाडे थे, इन्होंने बेसिकली कांग्रेस के पहले, कांग्रेस तो 1885 में बन गई थी, एकदम ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, बट उससे पहले भी इन्होंने कुछ ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, सेटअप की थी, जिसमें उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल दिखाया था, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस दिखाया था। तो कहीं ना कहीं यही एक्सपीरियंस जो है इन्होंने INC को स्टैब्लिश करने में यूज किया था, ठीक है। और आगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी इनके द्वारा ही सेटअप की गई थी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। नाउ ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा कि ये स्टेटमेंट में ही खुद अपने में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज तो हमारे को इतना पता है कि INC जो है वो हर साल बैठती थी, हर साल इसका सेशन होता था और वो सेशन का टाइम भी एक बहुत ही फिक्स होता था, दैट इज दिसंबर का महीना होता था और वो सेशन हुआ करता था, हर साल ही होता था। बहुत कम टाइम हुआ है जब INC का सेशन नहीं हो पाया, लेकिन हर साल दिसंबर के महीने में सेशन होते थे, ठीक है। वो बात अलग है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के किसी भी टाइम पे सेशन होते रहते थे। जैसे कैबिनेट कमेटी होती है, उनके कभी भी कैबिनेट मीटिंग्स होती रहती हैं, वैसे कांग्रेस की एक इंटरनल कमेटी थी, दैट इज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उनके अपने अपने सेशन टाइम पे किसी भी टाइम पे होते रहते थे। लेकिन INC का सेशन दिसंबर में होता था, हर साल होता था। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल कॉन्फ्रेंस वाला सेशन है कि 2 साल में एक बार होगा, गलत है, क्योंकि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है ये INC के थ्रू ही एक तरीके से बनी थी और इसको बोला गया था कि जब हमारा सेशन होगा ना, कि दिसंबर में हम लोग सेशन करेंगे, उसी के एक आधे दिन के अंदर अंदर तुम भी अपना सेशन कर लिया करना, इस तरीके से था, ओके। सो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, तो इसीलिए द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अंडरस्टूड? चलो, सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज के बारे में भी पढ़ लेंगे ये क्वेश्चन। अंडरस्टूड? अब देखिए, सबसे पहले है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का काम क्या था? प्रार्थना समाज का काम वही था जो ब्रह्मो समाज का काम था, कि समाज में जो है जो भी गलत चीज़ें हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों को लिटरेसी आई, एजुकेशन आया, उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपने आप को कंपेयर किया, देन दे रियलाइज कि हमारी सोसाइटी बहुत ही बैकवर्ड है, यहाँ पे सती प्रथा है, यहाँ विडो रीमैरिज नहीं होती, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है फीमेल्स के लिए, कास्टिज्म है, ये बहुत सारी चीज़ें।
तो देन ब्रह्मो समाज से क्या हुआ, एक शुरू हो गया, एक नया चेंज आना शुरू हो गया। ब्रह्मो समाज के बेसिस पे ही और भी कई अलग अलग जगहों पे, जैसे ब्रह्मो समाज तो बंगाल वाले रीजन में था, उसी के जैसे उसी की तर्ज पे और बॉम्बे में भी वो जागरूकता आना शुरू हो गई। ठीक है, सो वैसे ही प्रार्थना समाज था। प्रार्थना समाज जो है वही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। सोसाइटी के अंदर, रिलीजन के अंदर जो रिफॉर्म लाना है वो प्रार्थना समाज का एक एस्पेक्ट था कि हमने इस तरीके से काम करना है, इस एरियाज में काम करना है। ठीक है, इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1867। 1867 में इसको स्टैब्लिश किया गया, बॉम्बे में इसको स्टैब्लिश किया गया बाय आत्मारंग पांडुरंगा। आत्मारंग पांडुरंगा ने इनको स्टैब्लिश किया, बट जैसे ही इसमें रनाडे आगे, महादेव गोविंद रनाडे आगे, देन इस ऑर्गेनाइजेशन में एक नया, एक जिसे कहते हैं ना कि लाइफ आ गई। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया ऑल ओवर बॉम्बे रीजन में। ठीक है, इसके अलावा it also propagated monotheism and denounced the idol worship. That means कि ये लोग जो थे, इनका एक सिंपल आइडिया था कि एक ही भगवान है, बहुत सारे भगवानों को मत मानो। बेसिकली हिंदू ट्रेडिशन में देर आर थाउजेंड्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। सो इनका मतलब यही था कि मोनो मतलब सिंगल भगवान को मानना है। ठीक है, और डिनाउंस द आइडल वर्शिप, दैट मीन्स कि इन्होंने जो मूर्ति पूजा है, ये सारे जो प्रैक्टिसेस होती है आइडल वर्शिप की, इसको इन्होंने इसको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। इन्होंने बोला कि दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड। अब इसके अलावा ये क्या करते थे, जो मेंबर्स होते थे समाज के, वो दूसरी कास्ट वाले से, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, लो कास्ट के लोग हैं, उनके साथ जाते थे, उनके साथ खाना पीना करते थे, जो कि गलत होता था। सोसाइटी में ऐसा गलत माना जाता था कि लो कास्ट के साथ हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग बैठ सकते या खाना नहीं खा सकते। ठीक है, बट ये लोग ऐसा करते थे टू शो कि हम लोग टू शो हाउ दे वर्क ऑन पर्टिकुलर थिंग, कि किस तरीके से हम लोग चेंज ला सकते हैं, खुद में चेंज लाके। ठीक है, और ये ऑल्सो ब्रेड दैट वॉज बेक्ड बाय द क्रिश्चियन एंड ड्रैंक वाटर बॉट बाय दी मुस्लिम्स। मतलब वो सारी चीजें ये करते थे जो कि सोसाइटी में ठीक नहीं मानी जाती थी, बेस्ड ऑन दी जो पिछले ट्रेडिशंस चलते आ रहे थे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये प्रार्थना समाज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली यूपीएससी ने या तो सीएपीएफ में या सीडीएस में कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट पूछी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज भी की है, ताकि आपको याद रहे कि मोनोथिज्म एंड आइडल वर्शिप को ये बेसिकली मोनोथिज्म को प्रमोट करते थे, जो कि सारे के सारे जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट है उसमें लगभग सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता था। मोनोथिज्म को प्रमोट किया जाता था और आइडल वर्शिप को मतलब डिनाउंस किया जाता था, त्यागा कर जाता था। ठीक है, उसके बाद अब इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज किया था या किसने सेटअप किया था? रनाडे सर ने किया था और रघुनाथ राव ने किया था। अंडरस्टूड। अब ये जो सोशल रिफॉर्म सेल है, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये एक तरीके से सोशल रिफॉर्म सेल था ऑफ आईएनसी का, कि कोई भी सोशल चेंजेस के लिए आईएनसी ने क्या किया था, क्योंकि आईएनसी वाज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियली तो इसने पूरा अपना लिखा हुआ था कि वी आर अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल इंडिया लेवल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना ही एक आगे आर्म बना लिया या एक कंपोनेंट बना लिया या एक ब्रांच बना ली, जिसको कहते थे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। अंडरस्टूड। अब ये स्टैब्लिश कब हुई थी? ये दिसंबर में हुई थी 1887 के टाइम पे, और ये स्टैब्लिश हुई कहाँ थी? मद्रास में हुई थी। तो याद रखिएगा, बेसिकली इसका जो फर्स्ट सेशन था, जो पहला सेशन था वो मद्रास में हुआ था। ठीक है, 1887 के टाइम पे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एनुअली बैठती है। ऑब्वियसली एनुअली कांग्रेस का सेशन होता है, तो ये भी उसी सेशन के अंदर एक आधे दिन के अंदर अंदर अपना पूरा कॉन्फ्रेंस कर लेती थी। ठीक है, एज अ सब्सिडरी कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेम वेन्यू एंड फोकस अटेंशन ऑन द सोशल रिफॉर्म, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग वही सोशल रिफॉर्म में ये क्या करते थे? इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करते थे। ठीक है, उसके बाद पॉलीगैमी जो है कि एक हस्बैंड जो है, एक आदमी जो है वो मल्टीपल औरतों के साथ शादी कर रहा है, दैट इज पॉलीगैमी, इसको अपोज किया जाता था। और इन्होंने एक फेमस प्लेज मूवमेंट भी शुरू किया था। प्लेज मूवमेंट कौन सा प्लेज मूवमेंट था? दैट वाज द
बेसिकली टू लोगों को इंस्पायर करना टू टेक एन ओथ टू प्रोहिबिट द चाइल्ड मैरिजेस। तो चाइल्ड मैरिजेस के लिए इन्होंने एक प्लेज मूवमेंट को प्रोपोगेट किया था, प्लेज मूवमेंट किया था, ताकि लोगों को इंस्पायर किया जा सके कि चाइल्ड मैरिजेस जो है आप मत फेवर कीजिए। अंडरस्टूड हो गया? तो ये हमने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बात कर ली जो इन लोगों ने शुरू की थी। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1878 द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड व्हिच फॉरबिड इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स। ओके, 1878 वाला जो टाइम है वो है लेटन का। लेटन, लॉर्ड लेटन, है ना? लॉर्ड लेटन अच्छा इंसान नहीं था, सही बात है। अच्छा इंसान इसीलिए नहीं था बिकॉज इस बंदे ने बेसिकली, देखिए, आर्म्स एक्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया कि इंडियंस पोजेस नहीं कर सकते आर्म्स को। दूसरा इसने क्या किया था, इसने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था। दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था 1876 के टाइम पे, ठीक है? तो जब ये ऑर्गेनाइज किया था तो इसी टाइम पीरियड में बहुत जबरदस्त तरीके से फेमाइन आ रखी थी, भूख, सूखा पड़ गया था, मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फसलें खराब हो चुकी थी, ठीक है? बट इसी टाइम पीरियड में इसने क्या किया, इसी टाइम पीरियड में इसने दिल्ली में एक बहुत ही भव्य दरबार लगाया क्वीन को इंप्रेस करने के लिए, ठीक है? और खूब सारा खर्चा जो है फेमाइन के उसको नेगेटिविटी को कम करने के लिए वहां पे इसने इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि इसने दरबार को ऑर्गेनाइज करने में इन्वेस्ट कर दिया। इस वजह से इसको जो है बहुत सारा, मतलब एक तरीके से हैट रेट का सामना करना पड़ा। इस तरीके से इसने दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया। इसने बेसिकली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लेकर आया था। आपको पता होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 के टाइम पे आया था, जिसमें ऑब्वियसली उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया था कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, इंडियन न्यूज़पेपर्स, वो क्या किया जाएगा, उनको बेसिकली कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। उनकी पूरी जो जितनी भी मशीनरी है, प्रेस है, उसको छीन लिया जाएगा अगर उन्होंने कुछ भी हमारे अगेंस्ट लिखा, इंडियन न्यूज़पेपर्स। अंडरस्टूड? तो आप मुझे एक कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं कि कौन सा ऐसा इंडियन न्यूज़पेपर था जो रातों रात ही बेसिकली उसने वर्नाकुलर से अंग्रेजी में शिफ्ट हो गया था, ताकि वो जो एक्ट है, क्योंकि वो एक्ट सिर्फ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पे था, जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर थे उसके ऊपर था, लेकिन उस न्यूज़पेपर ने क्या किया, रातों रात ही अपना पूरा मीडियम ऑफ जो न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी, जो भी उनका मीडियम था वर्नाकुलर से अंग्रेजी कर दिया, ताकि वो हमारे ऊपर एक्ट ना लगे। सो ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। सो लिटन जो है इस तरीके से उसने आर्म्स एक्ट प्रपोज किया, पास किया था। बिल्कुल, दिस इज राइट स्टेटमेंट। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। द अंडरलाइंग फिलॉसफी ऑफ वुड्स डिस्पैच was creating a properly articulated system of education. Articulated system of education कहाँ से? प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक। वुड्स डिस्पैच जो है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, मतलब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये बेसिकली इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा रिफॉर्म लाने का एक तरीका था, एजुकेशनल रिफॉर्म लाया गया था उस टाइम पे। इसके बारे में हम लोग चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो है, दैट इज वुड्स डिस्पैच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इन द प्रोविंसेस। ठीक है, सो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमें बताना है नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है। ठीक है, सो पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है। लिटन ने आर्म्स एक्ट लेकर आए थे और उन्होंने बोल दिया था इंडियंस इस तरीके से, उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा तब जाके वो आर्म्स कैरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, अंडरलाइंग फिलॉसफी, बिल्कुल वुड्स डिस्पैच में बोला गया था प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जो है एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन होगा। आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या उसमें चीजें थी। और पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को प्रोविंसेस में सेटअप किया जाएगा, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। सो इसमें कौन सा आंसर, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों के तीनों सही आंसर से। अंडरस्टैंड? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने 2 या 3 बार आपने यूपीएससी के पेपर्स देखे होंगे तो आपको रियलाइज हो रहा होगा, या आप अच्छे से उसको देखेंगे, देन यू विल सी कि पूरी की पूरी आप किताबें भी पढ़ लेंगे, 10, 15, 20 किताबें पढ़ लेंगे, देन ऑल्सो कहीं ना कहीं आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे यूपीएससी के। ठीक है,
जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो उसमें यूपीएससी का एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक कैसे लगता है, देखो आई विल ट्राई टू और इसको एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगा ट्रिक को नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी, कि जब भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएंगे आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, सो जब भी कोई भी स्टेटमेंट में बहुत ही डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज की गई है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए गए कि एक बार पढ़ के समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और उसमें मतलब एक नॉर्मल तरीके से उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, सो दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज 100% राइट। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्रोफेसर या बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स उस क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो भी ये सोचते हैं कि कहीं हमारी तरफ से गलती ना हो जाए। तो इसीलिए वो कोई भी स्टेटमेंट जो है, जो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की गई होती है वो स्टेटमेंट, वो हमेशा वो उसके साथ छेड़खानी नहीं करते। वो ऐसा जब भी क्वेश्चन को बनाना होता है, वो हमेशा इस तरीके से करते हैं, वॉज नॉट, इज नॉट, ऑल, लेस, इस तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ के ही समझ आ जाता है कि यार ये स्टेटमेंट बड़ी सिंपल स्टेटमेंट लग रही है, कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने इस स्टेटमेंट को ही छुआ है और उसको आर्टिकुलेट किया, उसको चेंजेस लाए हुए हैं। तो वैसा एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आगे की क्लासेस में भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट के साथ किया जाता है, इस तरीके से स्टेटमेंट को डिजाइन भी किया जाता है। क्योंकि आप जब पेपर्स देखेंगे पिछले 2, 4, 5, 6 साल के, देन यू विल रियलाइज द सेम फैक्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ। दिस इज द वेरी गुड ट्रिक कि कोई भी ऐसी चीज जो पढ़ के एक बार में समझ आ गई, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यूपीएससी का एग्जामिनर ने उसको 100% उसके साथ छेड़खानी की है। लेकिन ज्यादातर ये साइंस में होता है, ज्यादातर ये एंशिएंट हिस्ट्री में होता है, ठीक है। बट आगे हम लोग और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्लियर हो गया। चलिए अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 के टाइम पे, ठीक है। वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड थे, उन्होंने क्या किया था, एक पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया था एजुकेशनल रिफॉर्म लाने के लिए, और उसको भेज दिया था किसके पास, उसको डिस्पैच कर दिया था गवर्नर जनरल डलहौजी के पास, ठीक है। फिर डलहौजी ने इसको जितना हो सकता था उनके टेन्योर तक उसको इंप्लीमेंट किया था। इसमें क्या बोला गया था वो देख लेते हैं। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया जाएगा हर प्रोविंस के अंदर, ठीक है, हर प्रोविंस के अंदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट सेटअप किया जाएगा। यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएंगी, कहां पे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। देखिए, आप जितने भी ब्रिटिशर्स का इनिशिएटिव आप देखोगे, दे आर ऑलवेज इन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यहीं पे आपको इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहां पर भी आपको फैक्ट्स फिगर्स जो भी मिलता है कि ये पहली बार ब्रिटिशर्स ने कहां शुरू किया, हाई कोर्ट कहां पे शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट कहां पे शुरू किया, रेलवे कहां से शुरू की गई, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया रेलवेज का, ये सब इसी 3 कैटेगरीज के अंदर था। क्लियर। तो यूनिवर्सिटीज किस मॉडल पे बनाई जाएगी, लंदन यूनिवर्सिटीज के मॉडल पे बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यहां से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच ऑफ 5 प्रोविंसेस, 5 प्रोविंसेस, जहां पे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थे, ठीक है। एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल जो है टू बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी चीजें थी, बट सारी चीजें इंप्लीमेंट की नहीं गई थी, बट लगभग इसने काफी हद तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया था अगले 3 डेकेड्स तक, जब तक हंटर कमीशन नहीं आया था। हंटर कमीशन 1883-84 के टाइम पे आए थे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल को फंड दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है, ग्रांट इन एड दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी स्कूल्स में, ठीक है। तो उसको प्रमोट करने के लिए ग्रांट इन एड के लिए भी प्रोविजन दिया गया था। उसके बाद इंडियन नेटिव्स जो है शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो, मदर टंग में भी इंडियन नेटिव्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया 30 साल तक इसके ही प्रोविजंस इंडियन एजुकेशन पे लगते रहे थे। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द वुड्स डिस्पैच एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया हर प्रोविंस यूनिवर्सिटीज को में, एंड ओपन किया गया बीसीएम में 1857 में ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब सिंपल ये है कि यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया कहाँ पे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। कौन से बेसिस पे, लंदन यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे ही उनको बनाया गया था।
समझ आ गया? सो ये सारा हमारा वुड्स डिस्पैच के बारे में था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स टॉक अबाउट इट। कहीं भी आपको कुछ इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा मिलेगा नहीं, बिपिन चंद्रा हो गया, ये इस तरीके से है। चलिए, इन 1856 वाजिद अली शाह, 1856 वाजिद अली शाह जो है उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया, डीथ्रोन कर दिया गया और उनको कलकत्ता भेज दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो रीजन है उनका, कौन सा रीजन है उनका, रीजन है अवध। अवध वाला जो रीजन है जिसके वो नवाब थे, वहां पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल, मतलब ही वॉज बींग मिसगवर्न, रूल लॉ रेगुलेशन कुछ भी चल नहीं रहा वहां पे, गवर्नमेंट हो रही है। ठीक है, द नवाब वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियस चीफ्स एंड तालुकदार्स। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, क्लियर? तो इसका आंसर क्या है, लेट्स फाइंड आउट। देखिए 1856 में वाजिद अली शाह जो कि नवाब थे अवध के, उनको क्या किया, उनको बोला अंग्रेजों ने उनको बोल दिया कि देखो आपका जो है प्रॉब्लम हो रहा है, रूल्स लॉ एंड ऑर्डर नहीं काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर 1801 में सब्सिडरी अलायंस लगाया था, तब हमने आपको बोला था कि आपको जो है हम लोग फौज प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो मैंने सब्सिडरी अलायंस आपको पहले भी बताई क्या क्या उसमें होता है कि नवाब को अपनी फौज जो है, अपनी फौज को डिसबैन कर देना पड़ेगा, मतलब खत्म करना पड़ेगा। और किसकी फौज लेंगे, वो ब्रिटिश आर्मी जो है वो स्टेशन हो जाएगी नवाब की टेरिटरी के अंदर। ठीक है, तो नवाब इज डिपेंडेंट, मिलिट्री लेवल पे नवाब फौज के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि ब्रिटिश आर्मी है। ओके, अब इस तरीके से जब सिचुएशन आ गई नवाब के पास, ऊपर से नवाब को बेचारे को पैसे भी नहीं थे उसके पास, क्योंकि फौज का खर्चा बहुत होता था। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, बहुत ज्यादा खर्चा होता था। तो नवाब क्या करता था, इनके पास ब्रिटिश आर्मी जो है, ब्रिटिश आर्मी उसके पास बेसिकली उसके पास बार बार लीज पे सारी चीजें बड़े मुश्किल से चला रहा था। अब नवाब तो हो रहा था कमजोर, नवाब वीक दिख रहा था। तो उसके जो साथ के जो चीफ्स और तालुकदार्स होते थे, वो नवाब को बार बार कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोटेस्ट रिवोल्ट करते रहते थे, क्योंकि नवाब कमजोर थे। कमजोर इसलिए क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वो भाग भी सकते हैं और नवाब को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो चीफ और तालुकदार से जिनके पास अपनी छोटी छोटी फौजें होती थी और अपना बहुत जमीनें वमीनें होती थी, वो बार बार नवाब को जो है कोशिश कर रहे थे कि इसके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन है उसको हम लोग डिस्टेबलाइज करें ताकि नवाब और कमजोर हो जाए। अल्टीमेटली यही हुआ कि नवाब कमजोर होना शुरू हो गए और फिर अंग्रेजों को एक मौका मिल गया कि लेट्स डीथ्रोन दिस पर्सन, और किसी और को बना देंगे हम लोग। ओके, सो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नवाब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जो चीफ्स और तालुकदार थे, उसके पास अपनी फौज थी नहीं, ब्रिटिश आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट था, तो इस वजह से। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द राइट आंसर ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है देखते हैं किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसको। 1801 में अवध में लग गया सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, अब क्या करना पड़ा, नवाब को अपनी फौज को डिसबैंड करना पड़ा। ब्रिटिशर्स को बोला गया, ब्रिटिशर्स ने बोला चलो आप डिसबैंड करो, हम अपने ट्रूप्स लेकर आ रहे हैं आपकी टेरिटरी में। ठीक है, तो लेकर आ गए। उसके बाद क्या है, और आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब नवाब की अपनी जो फौज थी वो तो हो गई खत्म, नवाब को अब डिपेंडेंट होना पड़ा किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। तो यहीं से जो है बेसिकली शुरू हो गया चीफ्स और तालुकदार्स का एक तरीके से प्रोटेस्ट या रिबेल। ठीक है, उसके बाद अब बेसिकली क्या हुआ, नवाब को क्या कर दिया, डिथ्रोन कर दिया, कलकत्ता भेज दिया, इस तरीके से। बट पता क्या हुआ, अंग्रेजों ने ये सोचा कि नवाब जो है इतना फेमस नहीं है अपने लोगों के बीच में। ठीक है, लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हुआ ये कि जैसे नवाब को भेजा जा रहा था कलकत्ता की तरफ, तो पूरे जितने भी उसके लोग थे टेरिटरी के, वो नवाब के साथ ही चलना शुरू हो चुके थे। और ये भी कविताएं लिखी जा रही थी कि नवाब के जाने से सारा जितना भी जिसमें भी जान थी वो अब बेजान हो चुका है।
तो इस तरीके से वो कविताएं भी उस टाइम पे नवाब के लिए लिखी जा रही थी, और अंग्रेज बेचारा दंग रह चुका था कि हमारा जो पूरा थॉट था इसको भेज देंगे, किसी और को ले आएंगे, ये तो गलत जा रहा है। इसीलिए अवध में बहुत तगड़ा रिवोल्ट हुआ था, बहुत जबरदस्त रिवोल्ट हुआ था 1857 में। अवध एक ऐसा एरिया था जो कि बहुत एंड में जाके अंग्रेजों ने शांत करवाया था, ठीक है, क्योंकि रिवोल्ट ही इतना जबरदस्त था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाउन प्लानिंग इन ब्रिटिश इंडिया इन अर्ली 19th सेंचुरी इज आर करेक्ट। टाउन प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इन ब्रिटिश इंडिया में 19th सेंचुरी में। अब देखिए, द फंड्स फॉर द टाउन प्लानिंग वर ऑल्सो रेज थ्रू द पब्लिक लॉटरीज। पब्लिक लॉटरीज के थ्रू रेज किया जाता था फंड्स को ताकि टाउन प्लानिंग कर पाए। द थ्रेट ऑफ एपिडेमिक गेव एन इम्पेटस टू द टाउन प्लानिंग इन द अर्ली डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी। अब देखिए, इस स्टेटमेंट में बात करें तो टाउन प्लानिंग के लिए फंडिंग लॉटरी से आती थी। बेसिकली अंग्रेज जो था वो इंडिया में लूटने के लिए आया था, एक्सप्लॉयटेशन के लिए आया था। उसका ये कोई इरादा नहीं था कि हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं और यहाँ पे अपना घर बनाने वाले हैं, ठीक है। सो उसने टाउन प्लानिंग का कभी सोचा नहीं इतना कुछ खास। वो तो बाद में जाके ब्रिटिशर को रियलाइज हुआ कि अगर 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल आगे निकालने हैं तो हमारे को यहाँ पे सैनिटेशन चाहिए, यहाँ पे हमें पैसा लगाना पड़ेगा टाउन प्लानिंग में, और हमें ही लगाना पड़ेगा। इंडियन से पूछेंगे, मांगेंगे तो वो बेचारे वैसे ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो वहां से कहाँ से देंगे, और हमने दे तो दिया, उनसे छीन लिए पैसे। अब वो हमारी ड्यूटी है कि हमें लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी जो गंदगी है, ये सारा जितना भी सिस्टम होगा, ये सारा हमारे पास ही आएगा, ठीक है। जितना भी ब्लैक टाउन से गंदगी है, वो सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स का माइंडसेट था, वो सारे हमारे व्हाइट टाउन में ही आएंगे। तो अभी हमारे को टाउन प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये पर बाद में थॉट आया, पहले तो ये था कि ये इंडियंस का काम है, पैसे दो और टाउन प्लानिंग करवाते हैं हम लोग। सो बेसिकली पब्लिक लॉटरी कमेटी बना दी गई। लॉटरी कमेटी बना के उसको बेसिकली क्या किया गया कि बोला गया कि अब पैसा इकट्ठा करो इनसे, और तब जाके इस तरीके से, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया, वो कहां पे किया था, ये आप आंसर मुझे कमेंट में देंगे। दूसरा सवाल मैं आपसे इसी से रिलेटेड पूछता हूं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश की गई, तो उन्होंने पहली बार जो इलेक्शन किया गया उसमें अपने बंदे नहीं बैठाए। उन्होंने सोचा कि हम लोग इलेक्शन डायरेक्ट कराएंगे, मतलब लोगों से इलेक्ट करवाएंगे जो बंदे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठेंगे। तो वो लोगों से ही इलेक्ट क्यों करवाया गया, क्यों अपने ही बंदे नॉमिनेट क्यों नहीं कर दिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर? इसका रीजन यही था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है स्टैब्लिश कर दो, बंदे वो बैठा दो जो उस कम्युनिटी से आए हुए हैं, ताकि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उन लोगों से पैसा लेंगे टाउन प्लानिंग के लिए। अगर हमने अपने बंदे बैठा दिए, अपने गोरे लोग बैठा दिए उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, तो वो लोग कहां से पैसा इकट्ठा कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, रिवोल्ट, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ था। अंडरस्टैंड? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डायरेक्ट इलेक्शन इसीलिए किया गया ताकि उन लोगों में से जहां से पैसा निकालना है, इंडियन से पैसा निकालना है, वो पैसा जो बेसिकली वहां पे इलेक्शन कराएंगे और वो चूज करके भेजेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोग, और बैठेंगे वहां पे, और फिर जाके आगे जाके लॉटरी की सिस्टम के थ्रू पैसा इकट्ठा करेंगे, फंडिंग इकट्ठा करेंगे टाउन प्लानिंग के लिए। सो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेटअप करने का और आगे जाके फंडिंग लेने का इंडियन से। ओके, तो पहला सिस्टम ठीक है, पहला क्वेश्चन ठीक है। आंसर, द थ्रेट ऑफ एपिडेमिक्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेरा हो गया, और भी कई सारी बीमारियां हुई जिससे वॉइसरॉय जो थे बेचारे परेशान हो गए, कहते कि भैया इनसे पैसा छोड़ो, हम अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर इसमें करेक्ट पूछा है तो करेक्ट पूछा है, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलो कैसे सही है देख लेते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ, लॉटरी कमेटी कब बनी? 1817 में, 1817 में लॉटरी कमेटी सेटअप हो गई, गवर्नमेंट ने सेटअप कर दी। इसका काम क्या था? इसका काम यही था कि जो भी टाउन प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक माइंडेड सिटीजंस एंड नॉट एक्सक्लूसिवली दैट ऑफ द गवर्नमेंट, कि भैया पैसा दो टाउन प्लानिंग करने के लिए। ओके,
अब उसके बाद क्या हुआ, टाउन प्लानिंग जो लॉटरी कमेटी थी उसने नया मैप बनाया सिटी के लिए कि किस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर कलकत्ता की बनाई गई, अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में यही है कि जितना भी एनक्रोचमेंट होता था ये सारी चीज़ें, कलकत्ता को क्लीन किया गया, आप ठीक है, हट्स को जो बेसिकली जो भी वहाँ पे स्लम एरियाज था उसको साफ किया गया, ये सारी चीज़ें की गई, ठीक है। उसके बाद देखिए थ्रेट ऑफ एपिडेमिक जो है फर्दर इम्पेटस टू दी टाउन प्लानिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड, जैसे कॉलेरा जो है स्टार्ट स्प्रेड होना शुरू हो गया 1817 में, ठीक है, प्लेग आ गया। तो इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा अब लेट्स डू द टाउन प्लानिंग, यह हमारा काम है, ठीक है। जैसे ये थ्रेट वगैरह एपिडेमिक के थ्रेट होना शुरू हो गए थे, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग was not one of the political institutions established in the early phase of Congress। ठीक है, कांग्रेस का अर्ली फेज कौन सा था? देखिए कांग्रेस जो थी वो ऑल इंडिया लेवल पे पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे पहले भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इनफैक्ट मैं बताता हूं आपको कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना कैसे शुरू हो गया, ठीक है। 1857 के रिवोल्ट में हमने पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग थे दे वर न्यूट्रल टुवर्ड्स 1857 रिवोल्ट, बट 1857 के रिवोल्ट के बाद दे गॉट टू नो कि मतलब इसी सेक्शन ने जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने ये सोचा कि यार नाउ वी हैव टू पार्टिसिपेट, बट हम लोग ऐसे डायरेक्ट रिवोल्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहां पे इंडियंस होंगे और ये होंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। जहां पे ये ब्रिटिशर्स, अच्छा ब्रिटिशर्स माइनॉरिटी में तो छोटा सर्कल चाहिए, ये इंडियंस हो गए और ये बन गया प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडियंस की बातों को सुनेंगे और आगे जाके पॉलिटिकल लेवल पे ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं लोगों ने शुरू किया, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने, आफ्टर 1857 रिवोल्ट के बाद, ठीक है। बट धीरे धीरे इनको, बट इनिशियली क्या था, ये रीजनल थी, मतलब अपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन ने ये सोचा यार चलो जमींदार को उठाते हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, तो जमींदारी एसोसिएशन बना ली, ठीक है। कोई बिजनेसमैन का इंटरेस्ट है, उसको बिजनेसमैन वाली एसोसिएशन बना ली, एक रीजनल एसोसिएशन बना ली, तो रीजनल पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट के हिसाब से एसोसिएशन बन रही थी। ऑल इंडिया लेवल पे जो एसोसिएशन बनी दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, समझ आ रहा है। उससे पहले सब रीजनल और लिंग्विस्टिक लेवल पे थी, ओके। अब देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कौन सी जो अर्ली फेज में नहीं थी, दैट वाज इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सिंगल तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी जो थी ये सेटअप की गई थी लंदन में, किसके द्वारा, 1905 में की गई थी, किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है। और एक तरीके से ये रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने बाहर जाके जर्मनी में, लंदन में इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ एसोसिएशन, और वहाँ से फिर लोगों को भेजते थे ये एकदम पॉलिटिकली और रेवोल्यूशनरी पूरा समझा के, ये सब प्रोसेस था, ठीक है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी होगी 1905 में बनी थी, सेल्फ रूल के लिए बनाई गई थी ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। तो ये 1905 में बनी थी। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का नाम क्या है, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदार्स ने क्या किया, सोचा पैसे वैसे तो है ही है हमारे पास, तो अंग्रेजों को अपनी बात बताने के लिए एक एसोसिएशन बना लेते हैं, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। बट ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी, कलकत्ता में बनी थी, ठीक है। सबसे पहले जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आई वो कलकत्ता में आई, वहां पे एजुकेशन सबसे पहले आई वहां पे, इसीलिए पॉलिटिकल अवेयरनेस भी सबसे पहले आई। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये कहां पे बनी, 1839 में लंदन में बनी, विलियम एडम के द्वारा, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये 1843 में बनी कलकत्ता के अंदर, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन बनी कलकत्ता के अंदर ही बनी 1852 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बनी,
चेन्नई में बनी, उसके बाद चेट्टी, GL चेट्टी के द्वारा ये बनाई गई थी, मद्रास में ये एसोसिएशन थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये बेसिकली कैसे बनी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाई गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इसको बनाया ताकि लंदन के लोगों को समझाया जा सके कि किस तरीके से आपके द्वारा जो चुने हुए लोग हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, क्योंकि आप ही ने चूज की हुई है, तो वो रूलिंग गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे देश को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो ये अवेयरनेस जो है सेंसिटाइज करने के लिए उन्होंने लंदन में ये एसोसिएशन बनाई। उसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कैसे, कहां पे बनी? ये भी लंदन में बनी, मैरी कारपेंटर के द्वारा। बट ये इंडियन एसोसिएशन नहीं है, इट इज नेशनल इंडियन एसोसिएशन, याद रखिएगा। ये कहां पे बनी? लंदन में मैरी कारपेंटर के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा कहां पे बनी? पूना सार्वजनिक सभा पूना में बनी। MG रनाडे, वासुदेव जोशी, SH चिपलुंकर ये इसके संस्थापक थे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस। याद रखिएगा, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन जो है ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इंडियन एसोसिएशन जो है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों ने बनाई थी, और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने बनाई थी। MMS किसने बनाया था? मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा जो है ये याद रखिएगा, ये एसोसिएशन थी वीरा राघवाचार्य, सुब्रमण्य अय्यर एंड आनंदाचार्लू, ये तीन लोगों ने मद्रास महाजन सभा बनाई थी। डन हो गया? तो ये आपने फटाफट इनको याद रख लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर कॉल्ड द बॉम्बे त्रियुमविरते? त्रियुमविरते किसको कहते थे? बॉम्बे त्रियुमविरते किसको कहते थे? वी हैव तिलक, गोखले, नरोजी, या इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक लाइफ में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है, बॉम्बे की पब्लिक लाइफ में काफी एक्टिव लोग थे। तो इसमें आंसर है हमारा मेहता, फिरोज शाह मेहता, तिलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द आंसर। सो इसको हम लोग 3 स्टार्स ऑफ बॉम्बे पब्लिक लाइफ भी कहते थे। 3 स्टार्स ऑफ बॉम्बे पब्लिक लाइफ, जो कि बहुत एक्टिवली पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें हमारे पास तैयब जी हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता हो गए और KT तिलांग हो गए। ये तीनों के तीनों किसके साथ एसोसिएटेड थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि 1885 में बनी थी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने ये चीज पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? फिल्ट्रेशन थ्योरी है, इसमें बेसिकली इट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, सॉरी, इट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें क्या था कि ये सजेस्ट किया गया कि देखो, एजुकेशन में अगर पैसा लगाना है तो पैसा तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड है। हमारे को पैसा लगाना है फौज के अंदर, हमारे को पैसा लगाना है कि अपनी लग्जरी के ऊपर। ब्रिटिशर्स का ये थॉट था कि पैसा हमारे पास लिमिटेड है, अगर लिमिटेड पैसा है तो हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी करेंगे। मतलब जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि पैसा हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड है, तो हम लोग केवल और केवल उन मुट्ठी भर लोगों को पढ़ाया लिखाया करेंगे और अपने थॉट्स को इन्फ्यूज करेंगे, अपने कल्चर को इसके इन लोगों के अंदर डालेंगे, और ये लोग जब एजुकेटेड हो जाएंगे हमारे हिसाब से, हमारे पैटर्न से, ठीक है, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग आगे जाके स्प्रेड करेंगे एजुकेशन को। सो इसका मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू एजुकेट ओनली फ्यू नंबर ऑफ पीपल, उनको अपने थॉट्स, अपने स्किल्स, अपनी सारी नॉलेज पढ़ा देते हैं, सारा एजुकेशन दे देते हैं, और वो लोग आगे जाके उसको स्प्रेड करेंगे, जिससे क्या होगा? बहुत ही लिमिटेड पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा, और हमें जो चाहिए कि कुछ लोग चाहिए जो हमारे थॉट्स को आगे जाके हमारे काम पर भी आए और आगे जाके उसको स्प्रेड करें, वही इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। सो फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है
ये किसने प्रोपाउंड की थी? इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही हम लोग एजुकेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स भी मुट्ठी भर है एजुकेशन को यूज करने के लिए, एजुकेशन में यूज करने के लिए। तो ये थे हमारे मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले जो है उन्होंने बेसिकली ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। लॉर्ड मैकॉले बेसिकली ये प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। सो प्रेसिडेंट किसके थे? प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक, सॉरी कमिटी ऑफ, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट थे। इसी कमिटी ने मतलब मैकॉले साहब ने ही आगे जाके मैकॉले मिनट दिए। क्या दिए? मैकॉले मिनट, जिसको बेसिकली बेंटिक ने, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस मैकॉले मिनट को आगे बोला कि ठीक है, इसको आगे फाइल को प्रोसीड कर दो, उसको पास कर दो। और इसी फाइल में जो मैकॉले ने मिनट दिए थे अंग्रेजी लैंग्वेज को लेके, वो आगे जाके फाइल जब पास हो गई तो इसी चीज को क्या बोला गया? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, ठीक है। सो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कुछ भी नहीं है, मैकॉले मिनट था जो मैकॉले ने दिया था, जो कि प्रेसिडेंट था कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, जिसमें उसने बोला था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसका मतलब है मुट्ठी भर लोगों को अंग्रेजी भाषा सिखाओ, हमारा कल्चर सिखाओ, बात खत्म। तो आंसर क्या है इसका? मैकॉले है। ओके, क्लियर। सो यही चीजें हैं जो इसके अंदर है। और एम ऑफ एजुकेशन, अच्छा एक मिनट, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ओके। नाउ समथिंग लाइक वुड्स डिस्पैच के रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड ने, जो आपको याद होगा, चार्ल्स वुड 1854 में आया था। और इसके रिगार्डिंग और भी है कि वेस्टर्न कल्चर, अच्छा हाँ, तो एम ऑफ एजुकेशन, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। सो एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 वाज, क्या एम था एजुकेशन का वुड्स डिस्पैच का 1854 का? ठीक है, मैकॉले मिनट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के थ्रू आ गया, ठीक है, 1835 में। उसी के लगभग 20 साल के बाद वुड्स डिस्पैच आ गया चार्ल्स वुड के थ्रू, ठीक है। इसमें एम क्या था ये पढ़ लेते हैं। सो इसमें सिंपल है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द नेटिव इंडियंस, ऐसा कुछ खास नहीं था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया, नहीं, वो अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में था। यहां पे ट्रू लिटरेसी की बात की गई थी वुड्स डिस्पैच में, ठीक है। प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल यूजिंग द इंग्लिश मीडियम ऑफ लैंग्वेज, अंडरस्टूड। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रैशनलिज्म इन द ट्रेडिशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इसका आंसर क्या है? प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वुड्स डिस्पैच का एम था, अंडरस्टूड हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट्स डिवाइडेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट? कौन सा एक्ट है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आपका एग्जाम जो है वो ईपीएफओ, यूपीएससी ईपीएफओ का है। आपको ये चीज समझनी है कि देयर वुड बी अ डिफरेंस, बिल्कुल यूपीएससी एक डिफरेंस रखेगी ईपीएफओ के एग्जाम पैटर्न के अंदर और सिविल सर्विसेज के मॉडर्न हिस्ट्री के पैटर्न के अंदर। मुझे ये लगता है बिकॉज ऑफ आई हैव सीन द पेपर, मैंने अच्छे से उसको एनालाइज किया। सो प्लीज आप ज्यादा फोकस कीजिएगा एनसीईआरटीज के ऊपर, चाहे वो 9th की एनसीईआरटी है। किसी ने एक कमेंट भी डाला था कि बेगम रोकेया हुसैन स्पेक्ट्रम में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो जितने भी फीमेल रेवोल्यूशनरीज हैं, फीमेल एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन में मतलब कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन किया है, ये सारी आपको 8वीं की एनसीईआरटी में मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। यू विल गेट दीज ऑल आइडियाज इन द 10th एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा, आप काफी टाइम से लगे हुए हो, लेकिन स्पेक्ट्रम से पहले आपने एनसीईआरटी खत्म करनी है। कौन सी एनसीईआरटी? पहले +2 की थीम्स तीनों की तीनों एनसीईआरटी खत्म कर लीजिए, उसके बाद गो फॉर 8th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री। सॉरी, आपका बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री ही है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ही है। सो +2 में 3rd थीम 3 पढ़ना है और 8th की क्लास की बुक पढ़ लीजिए और 10th की बुक पढ़ लीजिए।
एनसीईआरटी, देन यू विल सी कि कहीं ना कहीं सवाल वहां से पूछे जाएंगे। स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम तो चलो वो बात हो जाती है, लेकिन वो चीज को आप इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए कौन से फॉरेस्ट एक्ट में ये सब चीजें की गई थी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, लेकिन ये PYQs में पूछा गया, इसीलिए मैंने यहां पर भी लिखा। तो फॉरेस्ट एक्ट 1878 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि फॉरेस्ट एक्ट 1878 जब आया उसने बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट थे जो कि कंप्लीटली अंग्रेजों ने अपने लिए रिजर्व रखे थे। अगर कोई भी इंडिविजुअल वहां पे आएगा, लकड़ी भी इकट्ठा करेगा, अपने यूज के लिए कुछ करेगा, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, कोई पॉइंट नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, विलेज फॉरेस्ट हो गए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कैसे आया, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिशर्स को क्या था, ब्रिटिशर्स इंडिया में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट भी वो अपना सोच के कर रहे थे कि हमारे को यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे को कुछ चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और भी मैं पूछता हूं आपसे कि क्या इंडिया में कभी भी इंडस्ट्रियलाइज तरीके से ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं किया, कि वो चाहते थे कि हम लोग कोल फैक्ट्री या आयरन एंड स्टील फैक्ट्री लगा ले, ऐसा था कि नहीं था उनके दिमाग में, ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन से, वैसे तो बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, ये कॉलोनियल 3 सिटीज थी, लेकिन इन 3 सिटीज में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग सिटीज, ट्रेड करती थी ये सिटीज और पैसा लेकर आती थी। आपने मुझे बताना है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे कौन सी 2-3 ऐसी सिटीज थी जहां पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो 2-3 सिटीज के नाम बता दीजिएगा, ठीक है। और क्लियर, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने सिंपली ये किया कि उन्होंने उनको चाहिए थी लकड़ी, टिम्बर चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश किया कि हम लोग जो है अब यहाँ पे थोड़े से चेंजेस लेकर आते हैं फॉरेस्ट गार्डनिंग या प्लांटिंग में। सो व्हाट दे डिड इज दे डिसाइडेड टू, उन्होंने एक जर्मन, कौन था, एक्सपर्ट था, डाइट्रिक ब्रांडेस, ये याद रखिएगा, ब्रांडेस जर्मन एक्सपर्ट थे, उनको बना दिया फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया में। और उस ब्रांडेस ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया बेसिकली फॉरेस्ट पीपल टू बी ट्रेन्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, अंडरस्टूड। सो उन्होंने कोशिश किया कि किस तरीके से कंजर्वेशन करना है, प्लांटिंग करना है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वो इंट्रोड्यूस लेकर आए। और साथ ही साथ उन्होंने 2-3 चीजें और की। क्या किया, सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस की 1864 में, याद रखिएगा। साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए 1865 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया 1906 में देहरादून में, अंडरस्टैंड हो गया। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया कि आप स्पेसिफिक प्लांट लगाइए स्पेसिफिक जगहों में, इस तरीके से आपको प्लांटेशन करनी चाहिए। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आ गया, कब आया, 1865 के टाइम पे आ गया। इसको 2 बार अमेंड किया गया, एक तो 1878 में किया गया और 1927 में किया गया था। अब 1878 में जो एक्ट को अमेंड किया गया था, उस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था, 3 कैटेगरीज लेकर आए थे, दैट इज रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे यहां से आंसर आ गया, ठीक है। अब फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सो 1813 चार्टर एक्ट, इसमें कुछ ना कुछ बताया होगा एजुकेशन को किस तरीके से स्प्रेड करना है, देख लेते हैं। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेटअप हुई थी, जिसने बोला होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिश कंट्रोवर्सी। इसका मतलब क्या है, अब ये तीनों के तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने में हिस्सेदारी थी इनकी। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3। पहला है चार्टर एक्ट 1813, इसमें पहली बार 1 लाख रुपए का प्रोविजन रखा गया कि 1 लाख रुपया जो है वो एजुकेशन के लिए आपको देना चाहिए, ठीक है। लेकिन 20 साल 30 साल निकल गए, बट 1 लाख रुपए का एक सिंगल पेनी भी ब्रिटिशर्स डिवोट नहीं कर पाए या दे नहीं पाए टू द इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड के लिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बट यहां पे प्रोविजन तो दे रखा था एजुकेशन को स्प्रेड करने का। दूसरा, पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 जब सेटअप हुई थी तो इसमें बोला गया था कि इंग्लिश को मीडियम होना चाहिए एज अ पब्लिक इंस्ट्रक्शन।
जो भी आप एजुकेशन दे रहे हो उसमें इंग्लिश एज अ मीडियम होनी चाहिए। इसके जो वो थे, कौन थे प्रेसिडेंट थे, वो हमने पहले बात की, इट वाज लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने बता दिया अंग्रेजी ही होना चाहिए इंग्लिश इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन का इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी का मतलब क्या था? ओरिएंट वो लोग होते थे जो कि बेसिकली जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, ओरिएंट, ठीक है। एंग्लिस्ट जो अंग्रेजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो कंट्रोवर्सी ये थी कि ओरिएंटलिस्ट में तो मुद्दा ये था कि जितनी भी आप एजुकेशन दे रहे हो वो आप ट्रेडिशनल तरीके से दो, ट्रेडिशनल भाषा में दो, वर्नाकुलर लैंग्वेज में दो और ट्रेडिशनल तरीके से दो, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को लेकर आओ। इंग्लिश में ये था वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो, वेस्टर्न साइंटिफिक आइडियाज को इंट्रोड्यूस करो, अंग्रेजी में वो इंस्ट्रक्शन दो, मीडियम हो, ठीक है। सो पॉइंट इज कि इसमें भी चीजें बहुत बोली गई थी और इसमें अल्टीमेटली एंग्लिस्ट जो थॉट प्रोसेस के लोग थे वो जीत गए थे, ठीक है। फिर इसी चीज को आगे जाके प्रमोट किया गया, एंग्लिस्ट अप्रोच को प्रमोट किया गया था। तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, वाई वॉज वासुदेव बलवंत फाड़के नोन इन हिस्ट्री? तो नोन इन हिस्ट्री किस लिए नोन है? देखिए, इनके बारे में ये कहा जाता है ही इज एक्चुअली द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स किया था। 1857 के बाद हमने देखा कि आर्म्ड रिबेलियन जो है, देखा जाए तो जो रेवोल्यूशनरीज थे, जब फर्स्ट जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद जब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आया, ठीक है, और रेवोल्यूशनरीज आए जिन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल किया, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ये सारी कॉन्स्पिरेसी, उन सभी का जो रूट था, जहां से इंस्पिरेशन मिली, वो थी वासुदेव बलवंत फाड़के। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 1870s के टाइम पे रामोसी रिबेलियन किया था, रामोसी रिबेलियन, ठीक है। और रामोसी रिबेलियन में इन्होंने ट्राइबल्स को इकट्ठा किया था, कोलीज हो गए, तेलीज हो गए, ये सारे ट्राइबल्स थे अलग अलग, इनको इकट्ठा करके अंग्रेजों के अगेंस्ट बोला था कि हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, नाउ लेट्स व्हाट वी डू, हम लोग आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनको भी यहीं से एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें आर्म्ड स्ट्रगल से ही कुछ बात बन सकती है। लेकिन उन्होंने ऐसा एक्चुअली में किया नहीं आर्म्ड स्ट्रगल, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो करने का जो इंस्पिरेशन था वो यहीं से आता है, वासुदेव बलवंत फाड़के से। सो दिस आंसर इज आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1870s के टाइम पे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गांधीयन स्ट्रगल आ ही नहीं सकता, बिकॉज इनका टाइम पीरियड ही अलग है, बहुत अलग है, ठीक है। और 1857 के रिवोल्ट में ही डिडंट पार्टिसिपेट, वो तब एक्टिव नहीं थे। एंड रेडिकल लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इररेलेवेंट है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये चीज कंप्लीट की है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप यू लाइक्ड इट। लास्ट क्लास थोड़ी सी लो वॉल्यूम वाली थी, बट इस बार आपको वॉल्यूम अच्छा ऑडिबल होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल स्टार्ट विद अनदर मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, विल बी एबल टू डिस्कस इट। एंड थैंक यू, जय हिंद।